गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में एक बार पुनः स्वागत है। तो इस क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किए थे और हिंदी साहित्य के इतिहास की आज ये क्लास जो होगी वो छठी होगी, है ना। छठी क्लास है ये। और इसमें हम लोग देख रहे थे साहित्यहास लेखन परंपरा। ठीक है। तो साहित्यहास लेखन परंपरा में जो उपन्यासकार जो साहित्यकार हुए थे, गारसा दत्तासी थे, शिव सिंह सेंगर थे, मिश्र बंधु थे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल थे, राम कुमार वर्मा थे, गणपति चंद्र गुप्त थे, डॉक्टर नागेंद्र थे, नागरी प्रचारणी सभा कांसी थी। ठीक है। ये जब भी जो भी इतिहास पुस्तक हुए थे और उन सभी इतिहास पुस्तकों की मूल बात या उसकी मूल समीक्षा हम लोग कर चुके थे, जो क्लास आप लोग देख चुके हैं। आज इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साहित्यहास लेखन परंपरा पढ़ रहे थे। ठीक है। और साहित्यहास लेखन परंपरा में भी आप लोग को बता चुके थे साहित्यहास लेखन परंपरा हम लोग देख चुके रहे थे। और लेखन परंपरा में हम लोग सभी इतिहासकारों की और उनकी जो पुस्तकें थी और उस पुस्तकों से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उनकी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तो ये क्लास संख्या आज मेरे ख्याल से हो जाएगी 6, छठी क्लास होनी चाहिए, क्लास संख्या 6। तो साहित्यहास लेखन परंपरा के बाद पिछली क्लास में क्या बताए थे कि हम लोग काल विभाजन की ओर चलेंगे, समय निर्धारण करेंगे। लेकिन उससे पहले दो बातें आप लोग को भी समझनी चाहिए और प्रत्येक हिंदी के स्टूडेंट को ये बातें समझनी चाहिए। ये दो बातें क्या है जो महत्वपूर्ण है? पहली बात तो ये कि काल विभाजन की आवश्यकता क्या थी, क्यों काल विभाजन किया गया, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन क्यों, एक बात तो ये। और काल विभाजन का आधार क्या है, दो बातें। क्योंकि अब अगर हम लोग हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं तो ये दो क्वेश्चन जो है हम लोगों के मन में होना चाहिए कि काल विभाजन क्यों, काल विभाजन क्यों, या काल विभाजन क्या है। एक प्रश्न तो ये। दूसरी प्रश्न ये है कि काल विभाजन का आधार क्या है, काल विभाजन जो हम लोग कर रहे हैं उसका आधार क्या है। ये दो प्रश्न प्रमुख होती है। अगर ये दोनों प्रश्न को ही अगर हम लोग नहीं समझे तो आप लोग हिंदी साहित्य को क्या समझेंगे और हिंदी साहित्य को कि परीक्षाओं में सफल कैसे होंगे। क्योंकि आज परीक्षा दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, नेट जेआरएफ करेंगे या जो भी करेंगे, तो आपको आगे इंटरव्यू देना पड़ेगा, बच्चों को समझाना है, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो इसका ज्ञान होना आवश्यक होता है कि काल विभाजन का क्यों किया गया था, क्या आवश्यकता थी काल विभाजन की, अगर नहीं होता तो क्या होता। दूसरी पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर काल विभाजन नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात कर रहे हैं कि काल विभाजन की आवश्यकता क्यों। काल विभाजन अगर नहीं होता तो हम लोग उनको अध्ययन में सबसे पहले असुविधा होती है, अध्ययन सुविधाजनक नहीं होता। जिस तरह अभी हम लोग आदिकाल, भक्ति काल में फिर निर्गुण, सगुण, असगुण में फिर सूफी संत और राम काव्य और कृष्ण काव्य कर लेते हैं, ये नहीं कर पाते। आधुनिक काल में आते हैं तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ठीक है, इस प्रकार जो विभाजन करते हैं, नई कविता, नई कहानी, ये हम लोग नहीं कर पाते। तो अध्ययन में क्या होती, सुविधा होती, असुविधा हो जाती है अध्ययन में, हम लोगों को पढ़ने लिखने में कठिनाई होती। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात कि अध्ययन में तो असुविधा होती ही, युग चेतना जो थी वो स्पष्ट नहीं हो पाती। युग चेतना का आधार क्या था, भक्ति काल का जो समय पीरियड है, या भक्ति काल जो थी उसकी युग चेतना का क्या प्रभाव था, उस समय की राजनीतिक समस्या, उस समय की आर्थिक समस्या, उस समय की सामाजिक समस्या क्या थी, ये समझने में दिक्कत होती। किसी विषय, किसी वस्तु, साहित्य की प्रवृत्तियां आदि को ठीक ठीक से जानने और समझने के लिए उसे खंडों और उपखंडों में विभाजित करना आवश्यक होता है। जैसे आदिकाल को ही हम लोग विभाजित करते हैं, तो आदिकाल में भी अगर देखें तो लौकिक साहित्य है ना, लौकिक साहित्य आता है। और उसके बाद जैसे कि विद्यापति आ गए, अमीर खुसरो आ गए, तो ये लौकिक साहित्य में आ जाते हैं। और उससे पहले अगर देखें तो चारण काव्य है, ठीक है। उससे पहले भी देखें
तो राजश्रित कवि हैं जो राजा के आश्रय में रहते थे। तो खंडों और उपखंडों में विभाजन करने का मूल आधार ये था कि पढ़ने में सुविधा हो और युग चेतना का समय स्थान का ज्ञान चले। साहित्य के विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार और उसके दिशा निर्देश पर ही हम लोग जो हैं उसका ज्ञान कराने में सक्षम होते हैं। अगर साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियां, विभिन्न दिशा निर्देश का ज्ञान हम लोगों को नहीं हो तो काल विभाजन नहीं हो सकता है। तीसरी बात, साहित्य की परंपराओं का उत्थान और पतन का ज्ञान जानने के लिए ही काल विभाजन की आवश्यकता भी होती है कि किसका उत्थान कब हुआ और किसका पतन कब हुआ, ये भी हम लोगों को काल विभाजन से ही पता चलता है। ठीक है, साहित्य के अंदर जो चीजें हैं उनकी चेतना, उनका कर्मिक विकास, उनका उत्थान, उनका पतन, ठीक है, वो समाज के लिए हितकर थे या समाज के लिए अहितकर थे, इन सभी चीजों का ज्ञान कराने के लिए काल विभाजन आवश्यक है। बहुत सारे कारण बता दिए आप लोगों को, है ना। युग चेतना दिखाना भी एक कारण था। पढ़ने या हम लोगों को समझने में असुविधा हो रही थी, इस सुविधा को सुविधाजनक बनाने के लिए काल विभाजन हुआ। ठीक है, साहित्य की परंपराओं का उत्थान पतन जानने के लिए हम लोगों ने काल विभाजन या इतिहासकारों ने काल विभाजन किया। साहित्य के अंतर्गत या साहित्य में जो भी निहित चेतना है उसे कर्मिक विकास को दिखाने हेतु काल विभाजन किया गया। किसी वस्तु साहित्य को ठीक ठाक से समझने के लिए उसका उचित ज्ञान हो, उसका उचित कर्मिक विकास हम लोगों को पता चले, इसलिए भी काल विभाजन आवश्यक हुआ। तो ये थी काल विभाजन। अब बचा ये कि आधार क्या है। काल विभाजन तो किए और मूल तो रूप से ये समझे कि किसी भी चीज का या किसी भी साहित्य का विकास, किसी भी साहित्य का उत्थान पतन, किसी भी साहित्य की प्रवृत्तियां, उसकी विशेषताएं, ठीक है, को ठीक ठाक ज्ञान हो जाए या उचित रूप से हम लोग समझ सके, इसलिए उसको खंडों और उपखंडों में विभाजित किया जाता है। किसी भी साहित्य के दिशा निर्देश, साहित्य की ज्ञान, साहित्य की सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को जानने के लिए काल विभाजन आवश्यक होता है। साहित्य की परंपराओं का उत्थान पतन जानने के लिए साहित्य का विभाजन आवश्यक होता है। साहित्य सुविधाजनक हो जाए इसलिए काल विभाजन आवश्यक है। उत्थान और पतन, कब उत्थान हुआ और कब उसको नीचे गिर गया, पतन, दोनों के लिए काल विभाजन आवश्यक होता है। युग चेतना को जानने के लिए काल विभाजन आवश्यक होता है। तो ये बातें जो थी वो काल विभाजन से संबंधित थी। अब है आधार। आधार जो है वो अनेक कारणों से हुआ। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें कि आधार क्या है, किस आधार पे काल विभाजन हम लोगों ने किया, तो काल विभाजन के एक दो नहीं अनेक आधार हैं। काल विभाजन के कितने आधार हैं? अनेक आधार हैं। अगर आधार की बात करें तो जिसे हम लोग बांट देते हैं काल विभाजन में, थोड़ा सा सूक्ष्म प्रश्न और है, इसको देखिए। आधार क्या है काल विभाजन का? तो आधार तो अगर देखा जाए पहला ऐतिहासिक आधार है। ऐतिहासिक आधार का मतलब क्या हुआ? हम लोग बांट देते हैं आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये ऐतिहासिक विभाजन होता है। शासक और उसके शासनकर्ता के नाम पर भी हम लोग बंटवारा किए हैं, जैसे विक्टोरिया काल, मुगल काल, मराठा काल, इस काल के आधार पर भी हम लोग काल विभाजन कर दिए थे। साहित्य के जो नेता होते हैं उनके प्रभाव और उनके प्रभाव परिधि को समझने के लिए भी काल विभाजन किया गया। जैसे कि अगर हम लोग पढ़ते हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ठीक है, प्रसाद युग, शुक्ल युग, तो ये साहित्य के नेता हुए थे ना, उनके नाम पर साहित्य का युग पर नाम पड़ गया था। तो साहित्य नेताओं और उनकी प्रभाव परिधि के नाम पर भी साहित्य का विभाजन हुआ, ये भी एक आधार हो गया। लोकनायक और उनके प्रभाव और उनके परिधि काल को जानने के लिए भी इस आधार पर भी विभाजन करते हैं, जैसे नेहरू युग, गांधी युग, ठीक है। हाँ, ये बात बोल सकते हैं कि नेहरू युग और गांधी युग का प्रभाव या इनके नाम पर साहित्य में कोई स्थान नहीं दिया गया है, नहीं है ना। राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक जागरण के आधार पर भी हम लोग काल विभाजन करते हैं, जैसे पुनर्जागरण काल, स्वतंत्रता युग। उसके बाद साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर भी काल विभाजन किए हैं, जैसे वीरगाथा काल, रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सब नाम जो है किस आधार पर किए हैं? ये हम लोग किए हैं साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर। तो आधार भी अनेक हैं। अगर ऐतिहासिक क्रम को देखा जाए तो आदिकाल, मध्यकाल, भक्तिकाल कर देंगे। शासक और उसके नाम पर देखा जाए तो विक्टोरिया काल, मुगल काल, मराठा काल कर देंगे। अगर साहित्यिक नेताओं को और उसके परिधि प्रभाव को देखा जाए तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग कर दिए, द्विवेदी युग कर दिए, प्रसाद युग कर देते हैं नाटक में, ठीक है। निबंध में शुक्ल युग कर देते हैं,
कहानी में प्रेमचंद युग कर देते हैं, उपन्यास में प्रेमचंदोत्तर युग कर देते हैं, प्रेमचंद युग कर देते हैं। तो ये साहित्यिक नेता के आधार पर हो गया। अगर युग प्रवृत्ति या साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर देखा जाए तो हम लोग कर देते हैं वीर गाथा काल, राम काव्य, कृष्ण काव्य किए है ना, इस तरह का विभाजन करते हैं। उसके बाद और भी देखा जाए तो प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नकेनवाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, ठीक है, ये आधार हो गया। अगर इनके आधार पर और देखा थोड़ा सा विकास करें तो राष्ट्रीय, सामाजिक या सांस्कृतिक आधार पर भी हम लोग विभाजन कर सकते हैं, जैसे पुनर्जागरण काल, स्वतंत्रोत्तर काल, ये सब आधार पर भी काल विभाजन हो सकता है। तो ये दो चीजें आप लोगों को जानना आवश्यक है, जो आप लोगों को लेक्चर के माध्यम से अभी हमने बता दिया है। पहला कि काल विभाजन की आवश्यकता क्या थी, तो काल विभाजन की आवश्यकता ये थी कि साहित्य की प्रवृत्तियों को, साहित्य के प्रभाव को ठीक ठाक से हम लोग समझ सकें, उसके आधार पर हम लोगों को ज्ञान हो सके, इसलिए वो जरूरी था। ठीक है, युग चेतना का ज्ञान हो सके, साहित्य की परंपराओं का ज्ञान हो सके, साहित्य का उत्थान और पतन का ज्ञान हो सके, समय परिधि का ज्ञान हो सके, साहित्य के अंतर्निहित चेतना का ज्ञान हो सके, इसलिए साहित्यिक का काल विभाजन की आवश्यकता हुई। आधार क्या था? ऐतिहासिक आधार था, ठीक है, शासक और उसके आधार था, साहित्यिक प्रवृत्तियां आधार थी, साहित्य के नेता आधार थे। तो अनेक आधारों और अनेक कालखंडों में भी हम लोग इसका विभाजन कर सकते हैं। अब इसके बाद, इन लेक्चरों के बाद आप लोगों को कुछ समझ में तो आई है, आ गई ना, कि ये दो चीजें आप लोगों को जानना है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो दो चीजें याद रखिए कि काल विभाजन की आवश्यकता क्या थी और काल विभाजन का आधार क्या था। काल विभाजन का नामकरण जो किया गया वो क्यों किया गया? जैसे कि वीरगाथा काल रखा गया, तो वीरगाथा काल रखा गया किस आधार पर? साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर। भक्ति काल रखा गया किस आधार पर? साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर। रीति काल नाम रखा गया किस आधार पर? साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर। ठीक है, तो ये सब नामकरण के कारण हुआ और ये सभी जो थी साहित्यिक परंपरा, साहित्यहास लेखन परंपरा के अंतर्गत आती है। आज हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे काल विभाजन की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? आज हम लोग काल विभाजन की बात सबसे पहले करेंगे। और काल विभाजन का आधार क्या था ये आप लोगों को मैंने समझा दिया। चलिए, ये 10 मिनट की कथा आप लोगों ने आज सुनी है, तो कथा सुनी है तो ये आपके लिए फायदेमंद ही है। हाँ, सुनने में बोरिंग लग रही होगी, आ गई समझ में? धन्यवाद। क्या पढ़ना है जी? अब बताओ। काल विभाजन। चलो, तो इस क्लास में आज हम लोग कर देते हैं काल विभाजन। साहित्यहास लेखन परंपरा में आज आप लोग को इतना समझाए तो आज हम लोग देख लेते हैं काल विभाजन। लिख सकते हैं? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। ये क्लास संख्या कौन सी थी? तो ये क्लास संख्या 6 है, क्लास संख्या 6। तो काल विभाजन हम लोग देखते हैं अगले क्लास, इस क्लास में। आगे चलिए थोड़ा सा, लिखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। नामकरण हम लोग देखेंगे। काल विभाजन और नामकरण इसी के साथ लेके चलेंगे, लेकिन काल विभाजन जरूरी है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। सबसे पहले किसके आधार पर काल विभाजन करें? तो सबसे पहले हम लोग आज विभाजन जो करते हैं वो करेंगे ग्रियर्सन द्वारा। नंबर 1, ग्रियर्सन द्वारा
किया गया ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन। ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन को हम लोग आज देखते हैं। इन्होंने जो काल विभाजन किया था उसका समय माना है क्या? माना है। कब से कब तक माना है वो भी आज हम लोग देखते चलते हैं। चलिए, नंबर 1 सबसे पहले क्या कहा था? चारण काल। क्या नाम रखा था? चारण काल। और चारण काल का समय कब से कब तक माना? ये मानते हैं 700 ईस्वी से कब तक? तो 1300 ईस्वी तक। 700 ईस्वी से लेके 1300 ईस्वी तक। नंबर 2 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं शताब्दी का 15वीं शताब्दी का धार्मिक 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तो 15वीं शताब्दी तो आ ही गया समय। नंबर 3 में लिख लीजिए जायसी की प्रेम कविता। मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी की प्रेम कविता। जायसी की प्रेम कविता। सबों का काल विभाजन ये नहीं करते हैं, ठीक है, सबों का काल विभाजन ये नहीं किए हैं, जिसकी किए हैं वो हम बता देते हैं। जायसी की प्रेम कविता। नंबर 4 में किए हैं ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। इसका भी काल विभाजन किए हैं। ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय। ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय। तो ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय जो है ये कब से कब तक मानते हैं? ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय ये मानते हैं 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। 1500 से 1600 ईस्वी ये मानते हैं। नंबर 5 की अगर बात करें तो मुगल दरबार। सबों का काल विभाजन या सबों का एक समय ये निश्चित नहीं किए हैं। जिसका समय निश्चित ये किए हैं अपने इतिहास में उसका मैं लिखा देता हूं। ग्रियर्सन का इतिहास पुस्तक का नाम क्या था? भूल गए? वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। मुगल क्या था? मुगल दरबार। मुगल दरबार का ये समय निश्चित नहीं किए हैं। अगर नंबर 6 की बात करें, 5 हो गया, नंबर 6 तो तुलसीदास। तुलसीदास का भी ये समय नाम नहीं किए हैं और ये विभाजन उचित नहीं है ना, विभाजन तो उचित नहीं है, इसलिए जो जिसका ये किए हैं उसका आप लोग लिख लीजिए। तुलसीदास। जब विभाजन देख रहे हैं संपूर्ण देखना है। नंबर 6 तक हो गया। ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन हम लोग देख रहे हैं। चारण काल 700 से 1300, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता का कृष्ण भक्ति संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी, मुगल दरबार, और 6ठे में है तुलसीदास। 7वां में लिख लीजिए रीति काव्य। 7वां रीति काव्य। रीति काव्य का समय सीमा ये कब से कब तक मानते हैं? ये मानते हैं 1580 ईस्वी मान रहे हैं, ईस्वी लिखा रहे हैं हम, देख थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1580 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी से लेके 1692 ईस्वी तक ये मानते हैं। किसको तक ये मानते हैं? रीति काव्य को। इसके बाद तुलसी के अन्य प्रवृत्ति 1600 से 1700 मानते हैं ये। नंबर 8 तुलसी के अन्य प्रवृत्ति। तुलसी के अन्य प्रवृत्ति। तुलसी के अन्य प्रवृत्ति का अगर बात करें तो ये कब से कब तक मानते हैं? 1600 से 1700 ईस्वी। 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक ये मानते हैं। तुलसी के अन्य प्रवृत्ति के बाद अगले नंबर पर अब आते हैं तो ये लिख देते हैं 18वीं शताब्दी। सीधा सीधी बात, 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी। अगर 10वें नंबर की बात करते हैं
तो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान का जो समय है वो कब से कब तक मानते हैं? ये मानते हैं 1800 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, बस इतना ही मानते हैं। और 11 नंबर, 11 ही भाग किए थे ना, 11 नंबर में विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसका भी समय सीमा ये निर्धारित नहीं किए हैं। जिनका समय सीमा ये निर्धारित किए हैं उनको मैं बता चुका हूं, और जिसका निर्धारित नहीं किए हैं उनका मैं भी छोड़ दिया हूं। ठीक है, तो ये काल विभाजन किनका था? ये काल विभाजन ग्रियर्सन का था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनकी पुस्तक कौन सी थी? वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ना। चलो, तो इनका काल विभाजन जो है, इन्होंने अपने पुस्तक को 12 अध्यायों में किया था और 11 काल विभाजन किया था। 12वां क्या था? विविध था। चलो, इसके बाद आज हम लोग मिश्र बंधु को देखते हैं। ग्रियर्सन के बाद दूसरे नंबर पर किसको देखते हैं? मिश्र बंधु को देखते हैं। नंबर 2 में लिखिए, मिश्र बंधु द्वारा किया गया काल विभाजन। नंबर 2, मिश्र बंधुओं में कौन कौन हैं वो आप लोग को हम पहले बता चुके हैं। 3 भाई थे मिश्र बंधु द्वारा किया गया काल विभाजन। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। जब आप लोग को बता रहे थे कि मिश्र बंधुओं ने का, जब इनका पुस्तक पढ़ा रहे थे मिश्र बंधु विनोद के बारे में, तो उस समय बताए थे कि ये पुस्तक 4 खंडों में थी, याद है? दूसरी क्लास शायद थी, उसमें बताए थे। और इन्होंने अपने कालखंड का जो विभाजन किया वो पूर्वोत्तर और आरंभिक रूप में किया, और किस आधार पे किया था? विक्रम संवत में किया था। तो इसको भी थोड़ा लिखिए और आराम से लिखना है इसको। इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया उसका क्या नामकरण था? इन्होंने सबसे पहला जो काल विभाजन किया था, इन्होंने क्या नाम रखा? आरंभिक काल नाम रखा। क्या नाम रखा? आरंभिक काल। मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है उसका नाम क्या है? आरंभिक काल। आरंभिक काल का ये समय जो मानते हैं वो विक्रम संवत कब से कब तक? विक्रम संवत 700 से लेके 1444 ईस्वी तक है। 1444 तक, 700 से लेके विक्रम संवत 700 से लेके विक्रम संवत 1444 तक। आरंभिक काल का इन्होंने 2 भाग कर दिया। कितने भाग किया? 2 भाग किया। एक का नाम रखा पूर्वारंभिक काल। एक का नाम क्या रखा? पूर्वारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल का समय कब से कब तक मानते हैं ये? इसका मानते हैं विक्रम संवत कब से कब तक? विक्रम संवत 700 से लेके 1343 तक। 700 से लेके 1343 तक। और दूसरा जो किए हैं उसका नाम रखे हैं उत्तरारंभिक काल। उत्तरारंभिक काल। और उत्तरारंभिक काल का समय सीमा कब से कब तक है? तो इसको मानते हैं ये विक्रम संवत 1344 से 1444 तक। ठीक है, देखिए आरंभिक काल विक्रम संवत 700 से लेकर 1444 तक। इसका मिश्र बंधु ने 2 भाग किया। पहले का नाम रखा पूर्वारंभिक काल,
जिसको माना 700 से लेकर 1343 तक, और दूसरा उत्तरारंभिक काल 1344 से लेकर 1444 तक विक्रम संवत में। ये पहला भाग किया किसका, प्रारंभिक काल अर्थात आदि काल का। नंबर 2 में चलिए, हो गया यहां तक। नंबर 2, अगर नंबर 2 की बात करें तो इसका नाम रखा माध्यमिक काल। क्या नाम रखा, माध्यमिक काल। और माध्यमिक काल का जो समय सीमा मानते हैं वो मानते हैं विक्रम संवत 1445 से कब तक, 1680 तक, 1680 तक। याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, याद करना पड़ेगा, नहीं कैसे याद रखोगे। पहले का नाम प्रारंभिक काल विक्रम संवत 700 से लेकर 1444 तक। दूसरा माध्यमिक काल विक्रम संवत 1445 से लेकर 1444 तक, वहां था ना, तो 45 से शुरू हुआ, 45 से लेकर 1680 तक। इसका फिर 2 भाग इन्होंने किया, माध्यमिक काल का फिर 2 भाग। एक का नाम रखा पूर्वा माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय सीमा कब से कब तक मानते हैं, इसका मानते हैं विक्रम संवत 1445 से, विक्रम संवत 1445 से 1560 ईस्वी तक, 1560 तक। और दूसरा जो है वो है उत्तर माध्यमिक काल, दूसरा का नाम उत्तर माध्यमिक काल। इसका समय सीमा 1561 से विक्रम संवत, कब से, विक्रम संवत 1561 से कब तक, कब से कब तक, 1680 तक। यह विभाजन किसका था, माध्यमिक काल का था। अब आइए नंबर 3 पर। नंबर 3 को इन्होंने कह दिया है अलंकृत काल अर्थात रीति काल। और रीति काल का फिर 2 भाग इन्होंने किया है, किसने, मिश्र बंधुओं ने। अलंकृत काल, क्या नाम रखा, अलंकृत काल। और अलंकृत काल का अगर समय सीमा देखा जाए तो ये कब से कब तक मानते हैं, अलंकृत काल का समय सीमा ये विक्रम संवत 1681 से, देखिए 80 खत्म हुआ फिर 81 शुरू हुआ, 1681 से लेके 1889 तक, 1681 से लेके 1889 तक। इसका फिर ये 2 भाग कर देते हैं। एक का नाम रखते हैं पूर्वालंकृत काल, पूर्वालंकृत काल, और दूसरे का नाम रखते हैं उत्तरालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल। अगर पूर्वालंकृत काल को देखा जाए, इसका समय सीमा कब से मानते हैं, विक्रम संवत 1681 से 1790 तक। और उत्तरालंकृत का समय सीमा कब से मानते हैं, तो विक्रम संवत 1791 से कब तक, 1889 तक। ये हो गया अलंकृत काल का विभाजन। विभाजन तगड़ा किए हैं, चिंता नहीं करना है, लेकिन विक्रम संवत में किए हैं, बस 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान रहेगा। 2 विभाजन ये और किए, यहीं लिख हो जाएगा, उसका विभाजन इन्होंने नहीं किया है। नंबर 4 में इन्होंने रखा है परिवर्तन काल। नंबर 4 में परिवर्तन काल। और परिवर्तन काल का समय सीमा ये मानते हैं विक्रम संवत कब से कब तक, विक्रम संवत 1890 से 1925 तक, ठीक है। और
ये हो गया नंबर 5। नंबर 5 में ये करते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल, ये दोनों को अगर समय सीमा की दृष्टि से देखा जाए, अगर विक्रम संवत से ईस्वी सन निकालना हो तो क्या करना, 57 वर्ष घटा देना है। 57 वर्ष अगर घटा दीजिएगा तो ईस्वी संवत निकल जाएगा। विक्रम संवत से 57 वर्ष घटा देने से क्या निकल जाएगा, ईस्वी निकल जाएगा। और ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, विक्रम संवत निकल जाएगा। विक्रम संवत आगे चलता है, ईस्वी पीछे चलता है। वर्तमान काल, लेकिन ये विभाजन किसमें किए हैं, विक्रम संवत में। तो इसका समय सीमा कब है, विक्रम संवत कब से कब तक, विक्रम संवत 1926 से अद्यतन। अद्यतन मतलब आज तक, अद्यतन। ये था मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। इसका काल विभाजन है, ये मिश्र बंधुओं का काल विभाजन है। ठीक है, तो आज जो है हम लोगों ने दो विद्वानों का काल विभाजन देखा है। किसका किसका, एक तो देख लिए हैं, सबसे पहले किसका, ग्रियर्सन का काल विभाजन। और ग्रियर्सन के काल विभाजन के पश्चात मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देख लीजिए, कहीं छूटा नहीं किसी का। तो ये था इनका काल विभाजन। इनके काल विभाजन के पश्चात हम लोग राम कुमार वर्मा का भी काल विभाजन देख ही लेते हैं इसी क्लास में। नंबर 3, नंबर 3 में लिखिए, राम कुमार वर्मा द्वारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन, किया गया काल विभाजन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन। इन्होंने जो नाम रखा और इन्होंने विक्रम संवत में ही माना है, इसको भी लिखना है, तो लिख लीजिए। नंबर 1, सबसे पहले ये क्या मानते हैं, संधि काल मानते हैं। सबसे पहले संधि काल, संधि काल। संधि काल का समय सीमा ये कब से कब तक मानते हैं, विक्रम संवत 750, विक्रम संवत 750 से कब तक, 1000 तक, 1000 तक विक्रम संवत में ही है। नंबर 2 में चारण काल। देखिए नामकरण हम बाद में देखेंगे, अभी बस इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो लिख लीजिए। फिर जब प्रत्येक युग का नामकरण अलग अलग करवाएंगे, एक साथ नहीं। नामकरण अलग चीज है और काल विभाजन अलग चीज है। एक में समय सीमा का निर्धारण होता है और एक में उसी के अलग अलग नाम आते हैं। ठीक है, तो नामकरण और काल विभाजन दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक साथ कर देंगे तो कठिन भी हो जाएगा। मान लीजिए राम कुमार वर्मा ने संधि काल कह दिया, चारण काल कह दिया, दोनों तो आता है आदि काल के अंतर्गत ही। तो संधि काल किस किस ने विद्वान ने माना है, चारण काल किस किस ने कहा, आदि काल किस किस ने कहा। ठीक है, आदि काल का आप लोग को कम से कम 30 को नाम लिखाएंगे, परेशान नहीं होना है। चलिए, संधि काल के बाद दूसरा आता है चारण काल। दूसरा कौन सा काल, चारण काल। चारण काल का समय सीमा कब से कब तक, तो विक्रम संवत 1000 से 1375 तक, 1375 तक का समय जो था वो क्या कहलाता है, चारण काल। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा लिख लीजिए भक्ति काल। तीसरा भक्ति काल। भक्ति काल का समय सीमा विक्रम संवत 1375 से, विक्रम संवत 1375 से 1700 तक, 1375 से 1700 ईस्वी तक। नंबर 4 रीतिकाल। रीतिकाल,
रीतिकाल का समय सीमा देख लीजिए, विक्रम संवत 1700 से कब तक, 1900 तक विक्रम संवत में ही। और नंबर 5 आधुनिक काल, नंबर 5 में आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय सीमा कब से कब तक, तो विक्रम संवत 1900 से कब तक, अद्यतन। अद्यतन मतलब आज तक होता है या अब तक। ये काल विभाजन किसके द्वारा किया गया, ये काल विभाजन किया गया था रामकुमार वर्मा के द्वारा। स्पष्ट है। तो इस क्लास में हम लोग काल विभाजन पर इतना ही बात करेंगे। अब अगले क्लास में मिलेंगे और अगले क्लास में जो काल विभाजन करेंगे वो हम सबसे पहले करेंगे रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज 3 विद्वानों को देख लिए हैं, ग्रियर्सन को, मिश्र बंधु को, रामकुमार वर्मा को देख लिए हैं। ठीक है, क्लास छोटी होगी, थोड़ी सी समस्या है, कुछ काम है इसलिए। अब अगले क्लास में कल सुबह मिलते हैं और कल सुबह इनके बाद सबसे पहले हमको लोग जो काल विभाजन करेंगे वो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार करेंगे, शुक्ल बाबा के अनुसार। और उसके बाद फिर जो काल विभाजन होगा रामकुमार वर्मा जी के बाद, उसके बाद हम लोग करेंगे रमाशंकर शुक्ल रसाल, उनके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद गणपति चंद्र गुप्त। तो अलग अलग विद्वानों का करेंगे। तो आज 3 देख लिए, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु और रामकुमार वर्मा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।